यार, नंबर तो तुमने जिस तरीके से मांगा था, मुझे लगा था कॉल कर करके तुम परेशान कर दोगे, लेकिन तुमने तो अपनी खामोशी से परेशान कर दिया। 20 दिन में एक मैसेज भी नहीं किया तुमने। मेरे फोन उठाते ही मायरा ने कहा, नमस्कार, आज किस कहानी का शीर्षक है मोहब्बत शहर, और इसे लिखा है डॉक्टर गौरव यादव ने। कॉलेज खत्म करके मुझे नौकरी करते 6 साल से ज़्यादा बीत चुके थे। इन 6 सालों में मेरा ये 5वां तबादला था। मुझे जगह बदलने या तबादले से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब से मुझे मेरे 5वें ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला था, मैं कुछ परेशान सा था। उसकी वजह थी मुझे अलॉट किया गया शहर। मुझे उज्जैन से सागर ट्रांसफ़र किया जा रहा था। सागर वही शहर था जहाँ से मैंने अपनी बीए की पढ़ाई की थी। आज से 6 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर छोड़कर जाते वक्त मैंने बस यही सोचा था, चाहे जो भी हो जाए दोबारा इस शहर में नहीं आऊँगा। लेकिन आज जब मुझे नौकरी के लिए यहाँ स्थानांतरित किया गया, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने अधिकारियों से इस बारे में बात भी किया कि मेरा तबादला रुकवा दें। उनको खिलाने पिलाने के लिए भी तैयार था, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल ना हो सका और आखिर मुझे सागर आना ही पड़ा। हालांकि वो जिसकी वजह से मैं इस शहर में वापस नहीं आना चाहता था, अब वो इस शहर से जा चुकी थी, और वैसे भी किसी अनजान की वजह से अपनी नौकरी क्यों दांव पे लगाऊं। ये सब सोचते हुए अपना सामान उज्जैन से समेटा और सागर के लिए निकल पड़ा। सागर का नाम याद आते ही मायरा का नाम जहन में आ ही जाता है। मायरा शर्मा नाम था उसका। हम दोनों डॉक्टर हरी सिंह कौर यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट थे। वो सेक्शन ए में थी और मैं सेक्शन बी में। हमारी क्लासेस अलग अलग होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल साथ ही हुआ करते थे। अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट होने की वजह से हम दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई थी। वो मुझे अच्छी लगती थी। मेरी कोर्स की क्लासेस भले ही छोड़ जाएं, लेकिन उसे एक देख पाने के एहसास के लिए मैं प्रैक्टिकल की क्लासेस कभी नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे एक मायरा को छोड़कर मेरे क्लास के लगभग हर स्टूडेंट को ये बात पता चल गई थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और ऐसा अक्सर होता है कि जिसे आप पसंद करते हैं, उसे छोड़कर बाकी सबको आपके प्यार के बारे में पता चल जाता है। वक्त के साथ मुझे उससे 1-2 बार बात करने का भी मौका मिला, लेकिन अकेले में नहीं, बल्कि पूरी भरी क्लास के साथ। वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त तेजी से बीत जाता है, और ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। इसे तो तेजी से बीतना ही था, और ऐसा ही हुआ। वक्त अपने निर्धारित गति की अपेक्षा तेजी से बीतने लगा था। इन तेजी से बीतने वाले दिनों में मुझे अपने दिल की बात कहने का मौका ही नहीं मिला, और मुझसे पहले किसी और ने उसे अपना बना लिया। कॉलेज में ये खबर सबसे पहले मुझे पहुंचाई गई थी। मैंने किसी दूसरे की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद पता लगाने का निर्णय किया, और फिर एक शाम एक लड़के के साथ मायरा को बाइक पर जाते देख वो बात भी कंफर्म हो गई। वो लड़का ज्यादातर मायरा को कॉलेज से ले जाता था। अब मायरा प्रैक्टिकल्स के लिए भी कम आती थी, और ज्यादा समय उस लड़के के साथ घूमने में ही बिताती थी। मुझे ये बात खलती, मैंने भी क्लास में जाना कम कर दिया था, और इस तरीके से मेरा कोर्स खत्म हो गया। मैं अपने शहर वापस लौट आया, और जाते जाते मैंने कसम खाई कि जिस शहर ने मुझसे मेरा प्यार छीना, वहां अब कभी लौट के नहीं आऊंगा। लेकिन वक्त का पहिया एक बार फिर से मेरे खिलाफ चला गया, और ना चाहते हुए भी मुझे उस शहर में वापस आना ही पड़ा, जहां मेरे सूखे घाव एक बार फिर से ताजा हो गए। खैर, अब मेरे शहर में नहीं थी। उसने कॉलेज खत्म होने के कुछ सालों बाद उस लड़के से शादी कर ली थी, और किसी दूसरे शहर में जाके सेटल हो गई थी। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम हम दोनों एक शहर में तो नहीं हैं, वरना ऐसे शहर में सांस लेना जहां उसकी खुशबू किसी भी पल मेरी सांसों से टकरा सकती थी, मेरे लिए घुटन भरा हो जाता। पूरे वाक्य को सोचते हुए मैं सागर पहुंच गया था। आज से 6 साल पहले की ज्यादातर यादें इस शहर ने सहेज कर रखी थी, जैसे इसे भी मेरे आने का इंतजार था। चौराहों पर पुरानी हो चुकी इमारतों की टूटी दीवारों से झांकते ईंट किसी बूढ़े हो चुके शरीर के झुर्रियों के समान प्रतीत हो रहे थे।
उन्हीं पुरानी सड़कों से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम खोल दिया हो और एक एक करके सब तस्वीरें दिखाता जा रहा हो। अपने हाथ से बैग को सहारा दिए हुए मैं ऑटो के अंदर बैठा था और आप बीती जिंदगी के पुराने पन्नों की खुशबू अपने जहन में महसूस कर रहा था। जल्द ही मैं एक नए पते पर था। ये कुछ साल पहले ही तैयार हुई बिल्डिंग थी जिसके एक फ्लैट में अब मैं किराएदार के तौर पर रहने आया था। इस बिल्डिंग का पता मुझे मेरे ही ऑफिस के एक साथी से मिला था जो मुझसे पहले शहर में काम कर चुका था। रिक्शे वाले की मदद से मैं अपना सामान अंदर रखा, उसे पैसे देकर मुक्त किया। घर की साफ सफाई और अरेंजमेंट में दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। कुछ ही दिनों में मेरे नए साथी बनने लगे थे, ये जानते हुए भी कि मायरा अब यहाँ नहीं रहती। शुरुआती दिनों में रास्तों से गुजरते हुए मैं उसे खोजने की कोशिश करता था। लगता था शायद वो कहीं दिख जाए। वैसे तो मैं उसे कभी ना मिलने, उसे कभी ना देखने की उम्मीद होने का दावा करता था, लेकिन दिल के किसी एक कोने में छुपी हुई आस थी कि काश वो एक बार कहीं दिख जाए। वक्त के साथ वो आस भी बीत गई। कुछ महीनों तक जब वो नहीं दिखी तो मैंने मान लिया था कि अब वो कभी नहीं दिखने वाली और अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया था। मुझे सागर आए तकरीबन 3 महीने ही बीते थे। एक शाम घर जाने से पहले मैं रास्ते में रुककर कुछ सामान खरीद रहा था और जैसे ही दुकान के बाहर जाने को पलटा किसी ने मेरा नाम पुकारा, गौतम। नाम पुकारे जाते ही मैंने गर्दन घुमा के देखा। गौतम सिंह सेक्शन बी, राइट। मेरे उसकी तरफ देखते ही उसने आगे कहा। मैं अब तक उसके चेहरे को बिना कुछ कहे घूरे जा रहा था। मायरा मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे में आज भी ठीक वैसे ही चमक थी जो आज से 6 साल पहले दिखाई दिया करती थी। हाँ, उसके कमर तक लंबे बाल अब कई गुना छोटे हो चुके थे। बाकी और उसमें कुछ नहीं बदला था। अरे भाई, कुछ बोलोगे या बस घूरते ही रहोगे? उसने टोकते हुए मुझे अतीत से वर्तमान में लाया। सॉरी, वो अचानक तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मैं समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। कैसी हो? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छी हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो और यहां कैसे? मैंने जवाब दिया, मेरी जॉब यही है, इस समय यही हूं और उसी के लिए आया हूं। तुम बताओ, तुम कब आई सागर और आजकल कहाँ हो? अरे यार, सारी बातें खड़े खड़े कर लोगे? ओ सॉरी। रास्ते में जाते हुए मैंने उसके हाथ से उसकी प्लास्टिक के बैग्स अपने हाथ में ले लिए। उन प्लास्टिक बैग्स में उसके हाथ की गर्मी मौजूद थी। उन्हें पकड़ते ही ऐसा लगा जैसे मैंने खुद उसका हाथ थाम लिया हो। दुकान से निकलकर हम दोनों बगल के कॉफी शॉप में गए। मैंने दोनों के लिए चाय ऑर्डर की और बातों का सिलसिला एक बार फिर छिड़ गया। तो अकेले आए हो या शादी हो गई है? उसने मेरे सामने वाली कुर्सी में बैठते हुए पूछा। फिलहाल तो अकेला ही हूँ। मम्मी ने शादी के लिए कई लड़कियां देख रखी है, पर मैंने 1 साल का वक्त मांगा है। उसके बाद तो शायद शादी हो ही जाए। तुम बताओ, कहाँ रहती हो आजकल और क्या करती हो? मैं यही हूँ भी कुछ दिनों से, मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। एक कॉलेज है, वहीं टीचिंग करती हूँ। वैसे तुम किस में जॉब करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं नगर निगम में हूँ। उसी में ट्रांसफर होकर कुछ महीनों पहले उज्जैन से यहाँ आया हूँ। मायरा ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में मुझसे पूछा, अच्छा सच सच बताओ, तो मुझे पहचान नहीं पाए थे ना? और देखो, इसे छुपाने जैसा कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, इतनी हमारी कोई खास पहचान तो थी नहीं, फिर कैसे तुम मुझे 6 सालों तक याद रख पाते? लेकिन देखो, मैंने तुम्हें आसानी से पहचान लिया। मैं बस मुस्कुरा कर रह गया। जवाब क्या दूं समझ ही नहीं आया। चलो अब मैं जाती हूँ। अच्छा लगा इतने सालों बाद मिलकर। अपना ध्यान रखना। ओके, यू टेक केयर। कहते हुए मैं अपनी कुर्सी से उठा। मायरा ने एक मुस्कान दी और बाहर की तरफ चल पड़ी। एक बार फिर उसे पाकर खो देने की भावना मेरे दिल में तेजी से उठने लगी थी। एक बार खोकर उसे दोबारा देखने में मुझे 6 साल लग गए थे। जाने फिर कभी उससे मुलाकात होगी या नहीं। मैंने उसे आवाज दी, मायरा। हाँ, उसने रुकते हुए पूछा। इफ यू डोंट माइंड, मुझे नंबर मिल सकता है क्या?
हम एक ही शहर में हैं। अजनबी रहने की बजाय जब इच्छा होगी मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे इतना कहते ही वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर उसने कहा श्योर, और मुझे वो अपना नंबर देकर चली गई और मुझसे वो मेरा नंबर ले गई। अगले कुछ दिन ठीक वैसे ही झिझक भरे दिन बीत गए जैसे कॉलेज में बीता करते थे। मैंने मायरा का नंबर तो मांग लिया था, लेकिन उसे फ़ोन या मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर फ़ोन करता भी तो कहता भी क्या, वो शादीशुदा थी, उससे मिलने से मुझे तकलीफ ही होनी थी। दूसरी तरफ मेरे घर वाले भी कई लड़कियों की तलाश में थे। ऐसे में किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचना भी बुरा हो सकता था। मायरा से मिले मुझे करीब 20 दिन हो गए थे जब एक दोपहर मायरा ने कॉल किया। यार, नंबर तो तुमने जिस तरीके से मांगा था, मुझे लगा था तुम कॉल करके मुझे परेशान कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे अपनी खामोशी से ही परेशान कर दिया। 20 दिन बीत गए, ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल किया। फोन उठाते ही मायरा ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बिजी था और फिर लगा कहीं तुम अपने घर न चली गई हो, इसलिए नहीं किया। मतलब तो मैंने गलत टाइम पे कॉल कर दिया। मैं खाली थी तो लगा तुमसे मिल लूँ, लेकिन तुम बिजी हो, चलो कोई बात नहीं। मैंने जवाब दिया, अरे नहीं, इतना बिजी भी नहीं हूँ, बताओ कहाँ आना है, वहीं आ जाते हैं। मायरा ने जवाब दिया, उसी जगह जहाँ पहले मिले थे। आज शाम को 6 बजे आ जाओगे? ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैंने हंस कर कहा। फोन रखते मैंने घड़ी की तरफ नजर डाली। घड़ी में 4 बज रहे थे। पूरे 2 घंटे बाकी थे मायरा से मिलने में। मैंने कैसे भी करके 1 घंटा बिताया और फिर 5 बजते ही ऑफिस से निकल गया। कुछ ही देर में मायरा आ गई। आज वो बिल्कुल ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे कॉलेज के दिनों में दिखा करती थी। हम एक बार फिर से बात करने लग गए। हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरीके से इतने सालों बाद मिलके हम बात कर रहे होंगे। मैंने कुछ देर में कहा, मायरा वैसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ पूछो। तुमने बाल क्यों काट दिए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाल तुमसे ज्यादा फेमस थे। बस ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं है। तुम अपना बताओ, शेव क्यों बढ़ा रखी है? किसी के प्यार में बढ़ाई है क्या, या फैशन में? वैसे ये ना तो प्यार की निशानी है और ना ही फैशन की, बस ये समझ लो आलस है। मैंने सच छुपाने की पूरी कोशिश की। वैसे अभी कुछ दिन रुकोगी ना यहाँ? उसने जवाब दिया, हाँ अभी तो यही हूँ। वैसे मायरा माफ करना, मैं कितना कुछ पूछा, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि तुम रहती कहाँ हो। मायरा ने कहा, बताया तो था कि यहीं रहती हूँ। अरे वो आजकल तो यहाँ हो, लेकिन मेरा मतलब है तुम अपने पति के साथ कहाँ रहती हो। मेरे इतना कहते ही उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर धीरे से बोली, अब मैं उसके साथ नहीं रहती। उसके साथ नहीं रहती मतलब कि अब हम साथ नहीं हैं। कई साल बीत गए मुझे उससे अलग हुए, तब से यहीं रहती हूँ मम्मी पापा के पास। खुद का खर्च चलाने के लिए जॉब करती हूँ। उसने नजरें नीचे करते हुए बताया। उसकी बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि जो मैंने सुना वो सच है या उसने कुछ और ही कहा है। आई एम सॉरी मायरा, मुझे नहीं पता था। अरे यार, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरी गलती थी और सहना भी मुझे ही पड़ेगा, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अलग होने की वजह पूछ सकता हूँ क्या? मुझे डर था कि अगर वो कुछ देर और चुप रही तो रो देगी, इसलिए मैंने उसे कहीं और बस करने के लिहाज से पूछा था। उसने टिश्यू पेपर से आंख पोंछी और मुट्ठी भींचते हुए कहना शुरू किया, जानते हो गौतम, इतने सालों में मेरे अलग होने की वजह मैंने किसी को नहीं बताई, इवन मम्मी पापा को भी नहीं। लेकिन जाने क्यों आज लग रहा है तुमसे सब कुछ कह दूं। शुरुआत में किसी से ये बात कहने का डर सा लगता था। कोई मुझे दया की नजरों से देखे सोचकर खराब लगता था, लेकिन अब जब ये बात मेरे मन में रह गई तो लगता है किसी से कह दूं। पर इतने सालों में लोगों ने इसके बारे में पूछना ही बंद कर दिया था। तो मन है कि तुमसे सब कुछ सच सच बता दूं। मैंने जिससे शादी की थी उसे तो तुम शायद जानते ही रहे होगे, और शायद ये भी जानते रहे होगे कि वो बड़े घर का हैंडसम लड़का था। उस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थी, न जाने कितनी लड़कियां उसकी दोस्त थी। उसको हर दिन जाने कितने लड़कियों के फोन आते थे, कितनों के मैसेज आते थे। लेकिन मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। आपका पार्टनर खूबसूरत हो, लोग उसे पसंद ही करते हैं, किसे अच्छा नहीं लगता।
मुझे भी अच्छा लगता था। शादी के बाद मैं उसके साथ कई महीनों तक रही। शादी के बाद भी मुझे उसके स्वभाव में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद वो मुझे अपने घर तक सीमित रहने वाली बीवी समझने लगा था। उसे मुझसे ज़्यादा वक्त दूसरी लड़कियों के साथ बिताना होता था। घर पर वो किसी न किसी से बात करते रहता। मैंने जैसे तैसे इसे भी नज़रअंदाज किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन मुझे ये बात पता चली कि उसने मुझसे पहले भी एक लड़की से सगाई की थी और फिर शादी नहीं की। सगाई टूटना आम बात है, लेकिन बुरा ये लगा कि उसने मुझसे ये बात छुपाई। मेरे पूछने पर उसने साफ तौर पर कहा, यही मेरी लाइफ स्टाइल है और मैं इसे नहीं बदलने वाला। शादी के पहले मैं जैसे जीता था वैसे ही जीऊंगा। तुम्हें ये सब तब सोचना था जब तुम मेरे साथ कॉलेज में घूमा करती थी। मैंने गुस्से में कहा कि ऐसी हालत में मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी और अलग हो जाऊंगी। तो उसने कह दिया कि वैसे भी मुझसे शादी करके खुश नहीं है और दिल से चाहता है कि मैं उससे अलग हो जाऊं। और बस अगले दिन मैं अपने घर आ गई और फिर 4 सालों में उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मैं गलत थी। मैंने एक ऐसे लड़के से शादी की थी जिसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां थीं, उसे मेरी कमी कभी खली ही नहीं। बस मुझे ये बात खलकर रह गई कि मैंने उसकी खातिर अपने कई अच्छे दोस्तों से किनारा कर लिया था। मैं जानती हूँ गौतम, तुम भी मुझसे नाराज़ थे। अमित से शादी करने की वजह से मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हें कॉलेज में मुझे इग्नोर करते हुए। और सच कहूँ तो तुम्हें इतने सालों बाद यहाँ देखकर मैं सिर्फ इस वजह से ही रोका था कि तुम्हें सॉरी कह सकूं। बहुत से लोगों से कहने की कोशिश की पर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। आज शायद तुम ये बात ना छेड़ते तो तुमसे भी ना कह पाती। आई एम सॉरी गौतम, कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की एक लकीर बह चली। मायरा की बातें सुनकर मैं हैरान था। उसने कॉलेज में मेरा नज़रअंदाज करना महसूस किया था, तो फिर शायद उसने मेरी आंखों में उसके लिए प्यार भी ज़रूर महसूस किया होगा। मैं सोचने लगा, क्या मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी चाहिए? क्या ये सही वक्त और सही जगह होगी ये बताने की कि मुझे उससे प्यार है? कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने कहने की कोशिश की, मायरा, तुमने दोबारा कभी शादी का नहीं सोचा? नहीं, मम्मी कहती हैं अगर मैं वापस उसके पास नहीं जाने वाली तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद से नहीं सोचा। एक बार शादी करके देख चुकी हूँ, दोबारा शायद किसी पर भरोसा न कर पाऊँ। मायरा, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसका दिल टूट चुका हो तो उसे जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका दिल टूट जाता है वो फिर किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। उन्हें प्यार की अहमियत पता होती है। तुम भी किसी ऐसे को क्यों नहीं प्यार करके देखती जिसका तुमने कभी दिल तोड़ा हो, या फिर कोई ऐसा हो जो तुम्हें आज भी प्यार करता हो? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुरा पड़ी। उसकी आंसू से भरी आंखें चमक उठी और उसने कहा, अब ऐसा कहाँ खोज के लाऊं यार जिसकी वजह से मेरा दिल टूटा हो। मैंने कहा, यार कोई तो होगा, हो सकता है कॉलेज में कोई रहा हो, किसी ने तुमसे बताया हो कि एक लड़का है जो तुम्हें पसंद करता है, याद करो जरा। वो समझ गई। गौतम, ऐसा मत करो प्लीज। एक शादीशुदा लड़की से प्यार करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ तुम खुद के लिए कह रहे हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कॉलेज से पसंद करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैंने अमित से शादी कर ली थी और फिर परेशान रहने लगी थी तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करती थी। उनमें से मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था कि तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन फिर अमित की वजह से तुमने मुझसे किनारा कर लिया था। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा भी दिल तोड़ा था, और सच कहूँ तो उसी वजह से मैं माफ़ी मांगने के लिए मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकती, लेकिन तुमसे जुड़कर तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगी। अगर तुम मेरा सच जान ही चुकी हो तो फिर पूरा ही जान लो और तय करो कि क्या करना है तुम्हें। यू नो मायरा, इन 6 सालों में मैं एक दिन को भी नहीं भूल पाया तुम्हें। पिछले 3 महीनों से हर दिन सड़क पर तुम्हें खोजने की कोशिश करता था। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ आना नहीं चाहता था। ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाने के लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन ये भी मन्नतों में मांगा कि ट्रांसफ़र कैंसिल ना हो पाए। जल्द से जल्द भागकर यहाँ आना भी चाहता था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तो सिर्फ एक बार तुम्हें देखने आया था यहाँ, और शायद मेरा प्यार ही था, मेरे प्यार की परीक्षा थी जो 6 सालों तक चली, और तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए। और फिर इस तरीके से हम मिले।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मायरा। मैं पिछले 6 साल तो तुम्हें वापस नहीं कर सकता, लेकिन वादा है हर दिन उन 6 सालों से बेहतर कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। उसने मेरी बातें सुनी, लेकिन कुछ भी जवाब देने से पहले थोड़े वक्त की मांग की। मैंने उसे आराम से सोचकर जवाब देने के लिए कहा और उठकर वापस आ गया। कई दिनों तक मायरा का कोई जवाब नहीं आया, ना कोई कॉल, ना कोई मिलने की इच्छा। मैंने मान लिया था कि मायरा एक बार फिर मेरी जिंदगी से जा चुकी है और वापस अपनी लाइफ में जीने लगा था। एक दिन दोपहर मायरा का कॉल आया जब उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन कॉफी शॉप में नहीं बल्कि अपने घर, उसके मम्मी पापा से। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।